अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, गिम्मी टीवी के साथ और द शगुफ्ता शो के साथ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट शगुफ्ता आपके सामने है और मेरे साथ स्क्रीन शेयर कर रही हैं मेरी आज की मेहमान डॉक्टर अनम नजम। और ये एक ऐसी मेहमान हैं जो कि जनाब स्कॉलरशिप पे यहाँ इंग्लैंड में लंदन में पढ़ने के लिए आई हुई हैं और बहुत ख़ास वाला स्कॉलरशिप है इनके पास। ये इतनी लाइक फाइक पर्सनालिटी हैं और इतनी यंग माशाल्लाह से, लेकिन इनकी स्टोरी सिर्फ एक तो एक इनका प्रोफेशनल फील्ड है और एक बेसिकली शी इज़ अ कंसल्टेंट, शी इज़ अ साइकियाट्रिस्ट और ये मुज़फ़्फ़राबाद के सीएमएच हॉस्पिटल में एज ए साइकियाट्रिस्ट काम भी कर रही हैं और फिर इनको ब्रिटिश स्कॉलरशिप मिला और यहाँ पे ये पढ़ने के लिए आई हैं और आज हमने इनको डिस्कवर कर लिया। और इनकी स्टोरी जो है वो एक जैसे मैं बात कर रही थी कि सिर्फ प्रोफेशनल तो अचीवमेंट हैं सो हैं, वो तो हर कोई ले लेता है, लेकिन ये कि शी इज अ ट्रू ट्रू रोल मॉडल फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग। मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया है फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग। ये बिल्कुल अबव द जेंडर, बट डेफिनेटली क्योंकि मैं फीमेल हूँ और मैं यकीनन हमारा जो रोल है एज ए जो हम खवातीन के लिए भी काम करते हैं और मेरे साथ बहुत सारे और लोग भी पूरी दुनिया में कर रहे हैं, तो मैं ये कहूँगी कि एज ए वुमन, एज ए फीमेल, एज ए यंग वुमन, एज ए यंग गर्ल कहना चाहिए, तो उसमें ये किस कदर रोल मॉडल हैं, ये हम इनसे सबसे पहले क्वेश्चन ही वही करेंगे। जी, वेलकम टू गिम्मी टीवी और वेलकम टू द माय शो द शगुफ्ता शो। ये हमारा एक रूटीन के 2 शो चल रहे हैं, जिसमें से एक हमारा जो उर्दू के साथ जुड़े हुए और जो हमारी राब्ते की ज़बान है उसमें हम द शगुफ्ता शो करते हैं और दूसरा मेरा एक पंजाबी बैठक चलता है जो कि मैं पंजाबी को प्रमोट करने के लिए। तो आपको मैं वेलकम टू द शगुफ्ता शो। और डॉक्टर थैंक यू। अनम, आप ये बताइए सबसे पहले, जो मैंने सारी ऑडियंस को बताया कि आप रोल मॉडल हैं, तो मुझे वो वाला इंसिडेंट अपनी लाइफ का बताएं जी। जिसको सुन के मैं रह नहीं सकी। आज हमने सुबह सुना और मैंने बहुत रिक्वेस्ट की कि डॉक्टर अनम प्लीज आप मुझे इंटरव्यू दे दें, इससे पहले क्योंकि इन्होंने यहाँ से फिर आगे चले जाना था दूसरी सिटी में। हाँ, पहले तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने इतना जेनरस और इतना काइंड इंट्रोडक्शन करवाया। आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू यू और बहुत अच्छा लगा, बहुत प्लेजेंट लगा आपसे बात करके। जो आप जिस इंसिडेंट का ज़िक्र कर रही हैं उसको मैं ब्रीफली बताती हूँ कि तकरीबन 2008 की बात है जब मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही थी और मेरा 3rd ईयर का स्टार्ट था। और उस टाइम पर मैं अपनी फैमिली के साथ एक दफ़ा ट्रैवल कर रही थी और रास्ते में कुछ डाकू थे, जिन्होंने फायर किया और वो बुलेट जो है वो मेरी स्पाइनल कॉर्ड में लग गई थी, जिसकी वजह से मेरी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई और मेरी जो बॉडी है ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ माय बॉडी गॉट पैरालाइज्ड। मेरी टाँगें मूव नहीं कर सकती थी। अब तो मेरे हाथों में किसी हद तक मूवमेंट है, उस टाइम पर बिल्कुल नहीं थी। मेरे अपर लिम्स में बिल्कुल मूवमेंट नहीं थी। इसी तरह से मेरा ट्रंक रीजन तो ये सब जो है बिल्कुल पैरालाइज़ हो गया था। जो मेरे एंड पर जो जिस चीज़ की वजह से लोग इंस्पिरेशन हासिल करते हैं वो मेरी स्टोरी का ये पार्ट है कि जो लाइफ मैंने उसके बाद गुजारी है, कि जिसके अंदर मैंने अपनी स्टडीज़ को रिज़्यूम किया, अपनी डिग्री को कंप्लीट किया उसी कंडीशन के अंदर, उसी फिज़िकल जो मेरी लिमिटेशंस थी उनके साथ। और फिर उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया साइकियाट्री में और फिर अभी मैं एज़ अ कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट सीएमएच मुज़फ़्फ़राबाद में काम कर रही हूँ। और आजकल मैं एक स्कॉलरशिप पर मास्टर्स करने वॉरेन साइकियाट्री में यहाँ किंग्स कॉलेज लंदन में हूँ। तो मेरे एंड पर जो अचीवमेंट है कि जिसकी वजह से लोग यूजुअली इंस्पिरेशन हासिल करते हैं वो यही है कि इतनी ज़्यादा फिजिकल लिमिटेशन के बावजूद मैंने अपना जो सफ़र है वो नहीं रोका और अपनी ये जंग जारी रखी है और अभी भी रवां दवा। अनम, आई सल्यूट यू थैंक यू। honestly, I really mean it. I really salute you. मैं आपको मैं इमोशनल हो रही हूँ कि देखें अल्लाह ताला ने, बहुत सारे लोग हैं और कितने थैंकलेस लोग हैं जो कहते हैं जी हमारे पास ये नहीं, हमारे पास वो नहीं। सेहत जैसी चीज जिसने मतलब कैसी आपको फिजिकल कितनी प्रॉब्लम्स हुई
और उसके बावजूद आपने, यू आर वर्किंग, यू आर नॉट ओनली वर्किंग, यू आर शाइनिंग। और फिर आपको, अब देखिए आप स्कॉलरशिप में किंग्स कॉलेज आए, मुझे ज्यादा अच्छा लगा इसलिए, मैं खुद नहीं कहना चाहती थी, मैं आपसे कहलवाना चाहती थी, क्योंकि मैं ख़वातीन हज़रात, जैसे मैंने आपको बताया कि आज का ये शो जो है, दिस इज वेरी 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 स्पेशल। मेरा ख्याल है अब तक हम बहुत सारे शोज कर चुके हैं, लेकिन ये शो जो कि मैं डॉक्टर अनम के साथ कर रही हूँ, ये एक मल्टी फेसेट शो है। इसमें आप इनकी एक एक बात को गौर से सुने, एक एक वर्ड में इनके हम सबके लिए इंस्पिरेशन है कि कैसे हमें अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया होता है, हाथ पाँव बाजू सब कुछ, और हम रो रहे होते हैं, हमसे ये नहीं होता, हमसे वो नहीं होता। तो आप, यू आर अ ट्रू रोल मॉडल ऑफ स्ट्रेंथ, और जितने भी लफ्ज इसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो कम है। और आप ये बताइए कि जिस वक्त आप थर्ड ईयर में, ये आप लोगों को थर्ड ईयर का स्टार्ट था मेरा। स्टार्ट था, तो हाउ डिड यू कोप अप ऑल दिस? क्या थी वो चीज पीछे? कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आपके पास होगा, ये हो नहीं सकता कि हाँ, के बगैर आप। देखिए जो चीज़ मैं समझती हूँ कि एक चीज़ जो कि थ्रू आउट जिसने मुझे हेल्प किया, वो आई थिंक आई वुड कॉल के फेथ। एक जो लीप ऑफ फेथ होता है, मैं वो लेने के लिए तैयार होती थी हर वक्त कि ट्राई इट। और मेरे जहन में एक ये बात थी कि किसी भी चीज़ के लिए जब तक मैं अपना 100% एफर्ट नहीं कर लेती, तो मैं उसके लिए हालात को ब्लेम नहीं कर सकती। कि मैं अगर अपना 100% नहीं दे रही हूँ किसी चीज़ के लिए, मैंने अपनी फुल एफर्ट नहीं किया, डिटर्मिन्ड होकर उसकी कोशिश नहीं की है, और मैं हाथ पांव छोड़कर बैठ जाऊँ और मैं कहूँ कि मेरे साथ लाइफ ने ऐसा कर दिया, तो नहीं, दिस वाज नॉट माय वे, दिस वाज नॉट मी। जब इस किस्म की बातें मुझे सुनने में आ रही थी, या हालात कुछ ऐसे लग रहे थे कि स्टडीज का मुश्किल लग रहा था, किस तरह से ये चीज़ें मैनेज होंगी, तो उस पर मैं जो अपने आप से क्वेश्चन करती थी वो ये होता था कि अगर मैं अपनी लेट्स से कि मैं इस वक्त अपनी जो एजुकेशन है वो सिलसिला यहाँ पर रोक रोक दूँ, तो वो मैं क्यों रोकूँ? व्हाट्स द रीजन? अगर मेरे पैर नहीं काम कर सकते तो दिस इज नॉट द रीजन कि मैं पढ़ नहीं सकती। अगर मेरे हाथ नहीं काम कर रहे, मैं बुक के पेजेस टर्न नहीं कर पा रही है, मैं लिख नहीं रही, तो ये भी रीजन नहीं है कि मैं पढ़ाई रोक दूँ। अगर मेरा जहन काम कर रहा है, मैं सोच समझ रही हूँ, मैं रीड कर सकती हूँ, मैं समझ सकती हूँ एक कॉन्सेप्ट को, तो दिस इज ये इनफ जस्टिफिकेशन है कि मुझे अपनी स्टडीज को कंटिन्यू करना चाहिए। तो दिस वाज द बेसिकली थॉट बिहाइंड इट। फिर उसके बाद ये था कि फैमिली की सपोर्ट और फ्रेंड्स की सपोर्ट, ऑब्वियसली उसके बगैर तो ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं थी, क्योंकि मैं अपने छोटे से छोटे टास्क के लिए इस हद तक डिपेंडेंट थी। बट स्टिल, इवन स्टिल, मैं मुझे अगर बेड पर करवट भी चेंज करनी होती है तो उसके लिए भी आई नीड हेल्प। अगर मैं लेटी हुई पोजीशन से मुझे बैठना है, उसके लिए मुझे हेल्प चाहिए। मुझे व्हीलचेयर से बेड पर ट्रांसफर होना है, उसके लिए मुझे हेल्प चाहिए। तो इट्स लाइक अ टीम वर्क। और मैं अक्सर ये बात कहती हूँ कि ये ऐसा है कि स्पेशली मेरे पेरेंट्स के एंड पर ये जो उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आई इसके साथ, और उनकी जिस लेवल की सपोर्ट मुझे इसके बाद चाहिए थी, वो ऐसी थी कि जैसे एक इन्फेंट होता है ना, कि उसको 24/7 केयर की जरूरत होती है, कि उसको आप अनअटेंडेड नहीं छोड़ सकते, उसको उस हर नीड के लिए आपको उसको देखना है। तो मेरी वो लाइफ जो है 2008 के बाद से अब तक उस इन्फेंट की जैसी हो गई। लेकिन उस इन्फेंट के जो पेरेंट्स होते हैं या उसके जो केयरर्स होते हैं, दे नो कि इट्स अ मैटर ऑफ 2 years और 3 years, उसके बाद ही विल स्टार्ट टू लुक आफ्टर हिमसेल्फ। लेकिन मेरे केस में दे नो कि इट्स अ लाइफ लॉन्ग थिंग, और वो लोग मुझे अभी तक उसी तरह से सपोर्ट किए जा रहे हैं। तो ये सब चीजें थी मिलजुल कर, लेकिन जो इसमें एक्चुअल चीज है वो फेथ और डिटर्मिनेशन, मेरे एंड पर भी और मेरे जो फैमिली थी या मेरे जो फ्रेंड्स थे उनके एंड पर भी, कि हम सब ये करना चाहते थे। और वो जो कहते हैं कि आप जिस चीज को सच्चे दिल से चाहें, तो एक डायलॉग है ना कि पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है, तो ऐसा होता है। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है, ऐसा ही होता है। बल्कि आई थिंक इकबाल का एक शेर है कि फजाए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को, उतर सकते हैं गर्दों से कितार अंदर कितार अब भी। तो यही बात है कि हम अपने हिस्से की एफर्ट करें, वो हालात क्रिएट करें कि वो जो पैदा करने वाला है, जो हमें पालने वाला है, वो भी देखे और वो कहे कि नहीं, मुझे इस शख्स को इसमें से निकालना है, मुझे इसको हेल्प आउट करना वाह, क्या बात आपने की कि वो खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। ये ऐसी है। बिल्कुल। सिचुएशन होगी ना। असल में तो इकबाल ने या रूमी ने हमें ये पैगाम दिए हैं
जो समझ जाएगा उसको जिंदगी का बहुत सारा मतलब समझ आएगा। बट मैं यहाँ ये जरूर कहूंगी, मैं सल्यूट करती हूँ आपकी फैमिली को, मैं सल्यूट करती हूँ आपके फ्रेंड्स को, और आज के शो के लिए तो मैं बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ डॉक्टर फारूक हुसैन का, क्योंकि देखिए कि ऐसे उस्ताद और ऐसे इंडिविजुअल्स भी हमारे दरमियान मौजूद हैं कि उन्होंने कहा कि नहीं शगुफ्ता, आप मेरा नहीं, पहले डॉक्टर अनम का शो करें। कितनी सो काइंड। मोहब्बत की बात है। बिल्कुल। ये सो काइंड, ये सो जेनरस हम्म। कि उन्होंने कहा नहीं, मैं तो इधर ही हूँ, मैं कर लूंगा। अनम ने चले जाना मैनचेस्टर, इसको कर लो पहले। और इतना मुझे उन पे भी प्यार आया और इतना आप पे भी प्यार आया, ऑनेस्टली, ऑनेस्ट। थैंक यू। अच्छा, मैं यहाँ बताती जाऊं अपने नाजरीन को कि पाकिस्तान की फर्स्ट और ओनली कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हैं जिन्होंने क्वाड्रिप्लीगिया, ये अब क्योंकि साइकेट्री की टर्म है। इट्स बेसिकली माय मेडिकल कंडीशन ओके। कि ये जिसमें आपके ऑल फोर लिम्स जो हैं वो पैरालाइज होते हैं। ये मेरी दोनों टांगें काम नहीं करती हैं और मेरे जो हैंड ग्रिप नहीं है, मेरे हाथों की फाइन मूवमेंट नहीं है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड क्वाड्रिप्लेजिया। ऑल ओवर द वर्ल्ड इस वक्त एक आई थिंक साइकियाट्रिस्ट अमेरिका के अंदर हैं जो कि इस कंडीशन के साथ हैं, और द सेकंड वन इज माई सेल्फ। पाकिस्तान में मैं आई एम द फर्स्ट वन विद दिस लेवल ऑफ फिजिकल लिमिटेशन एंड डिफिकल्टी के जो इस करियर को परसू कर रही हूँ। तो आप फिर रोल मॉडल से भी कोई ऊपर वाली चीज हैं। ये लफ्ज बहुत छोटे हैं रोल मॉडल तो, क्योंकि अब बाजुकात ये होता है कि जो अल्फाज होते हैं ना वो आप जैसी पर्सनालिटी के लिए भी महदूद हो जाते हैं। I'm ऑनेस्टली so humbled. मैं वो जब मुझे था कि मेरे पास थे कुछ घंटे, तो मैं उसको लेके कोशिश कर रही थी मैं कोई प्रॉपर और उस तरह से लफ्ज ढूंढूं। ऑनेस्टली मुझे वो वाले लफ्ज नहीं मिल रहे थे जो मैं आपकी पर्सनालिटी को डिस्क्राइब कर सकती। लेकिन ये मैं ख़वातीन और हज़रात आपको बताना चाहती हूँ, वुमेंस डे अवार्ड 2014 भी डॉक्टर अनम को मिला है, और जो कि डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर एंड वुमेन डेवलपमेंट आज़ाद कश्मीर जम्मू की तरफ पाकिस्तान से मिला है। इसके अलावा इनको अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस मिला है 2014 में ही, और उसके अलावा एम्पावर्ड डिग्निफाइड एंड प्रॉस्परस वुमेन अचीवमेंट अवार्ड, और यू ट्रूली ट्रूली डिजर्व ऑल दीज अवार्ड। और उसके अलावा अचीवमेंट अवार्ड इंटरनेशनल वुमेन डे का 2017 में इनको मिला, और उसके अलावा इनको रेजिलियंस अवार्ड 2019 जो है वो पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरनल मेडिसिन की तरफ से मिला। 2019 को ही इनको ब्रिटिश हाई कमीशन, द ब्रिटिश हाई कमीशन की तरफ से शेवेनिंग अवार्ड भी मिला। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या क्या Thank करूं। you. Thank आई you so much. अडोर यू, ऑनेस्टली। और इतनी मेरी हिम्मत बंदी है, आप देखें कि मुझे ऐसे, मैं भी थोड़ी वैसे हार्ट पेशेंट हूँ, मैं भी थोड़ा सा कोई स्टंट डले में। तो लेकिन ये कि मुझे इतनी हिम्मत मिली, मैंने कहा लो शगुफ्ता, तुम ऐसे ही कोई बात होती है, कभी कोई काम शाम ना करने का हो ना तो बहाना बंदा मेडिकल इलनेस का लगा देता। लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, अब आप देखो अनम के तरफ देखो कि कितनी वो हाई अचीवर और माशाल्लाह से इतना काम कर रही है। और देखें, पाकिस्तान को आपने विन किया, उधर कामयाबी के झंडे गाड़े, अपने जेंडर में झंडे गाड़े, और अब आप देखें कि कितनी ऑनर की बात है कि आप स्कॉलरशिप पे यहाँ पे किंग्स कॉलेज में, और माशाल्लाह आप अभी तो आप बहुत यंग हैं, अभी तो आपके आगे जिंदगी है। और ये बताइए क्या फर्क लगा आपको थर्ड ईयर की डॉक्टर अनम इस इंसिडेंट से पहले और इस इंसिडेंट के बाद? कभी तो दिल बुरा होता होगा यार, क्या मैं तो देखिए, दिल बुरा होना या मायूसी थोड़ी हो जाना या उदासी हो जाना अब उदासी। एक कुदरती कैफियत है, और वो मेरा ख्याल है कि इट्स नॉट रिलेटेड टू माय कंडीशन, वो किसी भी शख्स पर आती है। किसी पे भी आप। आप, मैं, हम सब लोग उदास होते हैं, हम सब कभी ना कभी डाउन फील करते हैं, तो वो हमारा एक नॉर्मल प्रोसेस है। जी। लेकिन उससे हटकर अगर मैं कहूँ कि मुझे कोई ऐसी मायूसी या इस कैफियत को लेकर मुझे कभी मैं बहुत ज्यादा यानी कि जिंदगी से उकता गई हूँ, तो नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कभी भी नहीं रहा।
मेरा जो जिंदगी को लेकर जो पैशन था या जो भी जज्बा है जिंदगी के लिए, वो उसी तरह है जिस तरह के वो पहले था। लेकिन पहले की और अब की अनम में बहुत सी चीजों में फर्क है। शायद अब इसके बाद जो मैंने लाइफ में एक्सपीरियंस हासिल किए, जिन हालात से मैं गुजरी और उन्होंने जिस तरह से मुझे पॉलिश किया, वो कहते हैं ना, हर रब जो होता है वो आपको पॉलिश कर रहा होता है। हाँ। तो जितना मुझे उसने पॉलिश किया और जो लेसन्स मैंने इससे सीखे, वो शायद अगर ये वाकया मेरी जिंदगी में ना होता तो मैं ना सीख पाती। एंड इट्स ऑल वर्थ इट। ये जो एक्सपीरियंस है इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, और मैं इसको किसी भी चीज के साथ एक्सचेंज नहीं करना चाहती, क्योंकि ये मेरी जिंदगी का हासिल है और इट्स वर्थ इट। हम्म, अब जो अनम है वो तब की अनम से बहुत बेहतर है। अच्छा। हम्म। हर लिहाज हाँ, से मैं फील करती हूँ कि आई एम लाइक मोर कॉन्फिडेंट, आई हैव डीपर पर्सपेक्टिव ऑन लाइफ, और चीजों को देखने का जो आपका पर्सपेक्टिव होता है वो पहले से बहुत ज्यादा इनहांस हुआ है, इम्प्रूव हुआ है हर तरह से। माशाल्लाह। अच्छा, आप आप जी जी सॉरी। जी जी, कैरी ऑन जी, सॉरी का आप। और एक दफा आप जिंदगी के कुछ ऐसे तजुर्बात से गुजरते हैं कि आप ये चीजें समझने लगते हैं ना कि लाइफ में मीनिंग क्या है, किन चीजों में मीनिंग है। तो एक दफा जो लाइफ के बहुत फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं उनके जवाब आपके जहन में आ जाते हैं, तो फिर आप कभी भी उनको इग्नोर नहीं कर सकते। यू कैन नॉट अनडू देम, यू कैन नॉट फॉरगेट देम। आपको पता होता है कि जिंदगी में क्या चीज मैटर करती है और क्या नहीं मैटर करती, तो फिर आप बहुत सी चीजों के पीछे भागना छोड़ देते हैं। को पता होता है कि रियलिटी क्या है और मेरी जिंदगी का पर्सपेक्टिव क्या है, मेरा मीनिंग क्या है। तो आप एक तरह का समझ लें कि मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अ लिटमस टेस्ट कि जहां आप खरा और खोटा आपको अलग अलग नजर आने लगते हैं जब भी आप किसी टफ टाइम से गुजरते हैं। तो उसके बाद ये एक वो कहते हैं गम बड़ा मुदरिकल हकाइक है। तो जो हकीकतें होती हैं ना वो बहुत खुलकर सामने आने लगती हैं। आप बिल्कुल आपसे। अच्छा, आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, जी। और ये मुझे अभी भी अंदाजा हो रहा है, क्योंकि आपने तो अभी मेरे साथ फोन पे जब बात की थी तो मैं तो मोटिवेट हो गई। आप यकीन करें। और मैंने उस वक्त आपका सीवी नहीं पढ़ा था, मैंने कहा आओ वाओ, ये तो कुछ और भी है, सिर्फ ये सिर्फ डॉक्टर नहीं है। तो यकीनन आप कोई किसी फोरम पे कर रही हैं मोटिवेशनल स्पीकर का भी? इंडिपेंडेंटली मैं कर रही हूँ, बहुत से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जाना होता है इस हवाले से, मोटिवेशनल स्पीकिंग के हवाले से। हम्म, डिपार्टमेंट्स में, डिफरेंट इदारों में इस किस्म की होती है। फिर कुछ ट्रेनिंग सेशंस जो हैं वो मैं करवाती हूँ स्ट्रेस मैनेजमेंट पर और इस किस्म की चीज़ों पर। तो ऐसे सेशंस मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, स्पेशली कोविड के दौरान जो है ये काफ़ी यूथ को लेकर मैंने कुछ हम्म, प्रोजेक्ट में रही हूँ, काम करती रही हूँ मेंटल हेल्थ के हवाले से यूथ की। हम्म। तो इसकी की चीज़ें हैं, और साथ में फिर कुछ मेरे अपने शौक हैं शायरी वायरी के, हाँ जी, हम उस तरफ आ रहे थे। डॉक्टर के मैंने कहा अलावा। पहले मैं मोटिवेशनल स्पीकर एज ए आपका उस एस्पेक्ट को टच कर लूं। हाँ तो अच्छा, मुख्तलिफ आप जब जाती हैं जैसे कॉलेजेस में या कॉन्फ्रेंसेस जी में जी। या कुछ है, आप क्या समझती हैं कि हमारी जो यूथ है, डेफिनेटली आप उस उनको बहुत इंस्पायर भी करती होंगी, 100%, लाइक 200%। लेकिन ये है कि आप समझती हैं कि हमारी जो यूथ है वो तो छोटी छोटी बातों पे मायूस हो जाती है। आप देखें, मैं अक्सर है, मैं आपके साथ वो भी बात करूंगी। हाँ जी, जैसे थोड़े से वो हमने प्लान किया हुआ है, वो उसके लिए मैं डॉक्टर फरूक से बहुत तफसीली हमने हर चीज को टच करना है, क्योंकि वो भी माशाल्लाह ही इज लिविंग लेजेंड। लेकिन मैं कुछ थोड़ा सा आपसे जरूर पूछना चाहूंगी कि भाई आज की तो यूथ जो है वो मायूस हो जाती है अगर पेपर में उनके मतलब रिजल्ट जो हैं वो उनके पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस पे नहीं आते। फिर आजकल दोस्तियां हो जाती हैं, वो जी हाँ, गर्लफ्रेंड ने फोन नहीं उठाया तब मायूस हो गए, बॉयफ्रेंड ने जवाब नहीं दिया उस पे है ना, ये भी बच्चे हैं ना, चलो ये स्टेज आती है। अच्छा, तो ये कैसे आप समझती हैं कि इसको कैसे, क्या पहली बात तो ये कि ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, यू कैन डिफर विद माय ओपिनियन। तो क्या ये ऐसी चीजें अगर हैं तो इनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इमोशनल प्रॉब्लम्स जो बच्चों के जी। टीनेजर्स के? पहले तो मैं इस पे थोड़ी सी बात करना चाहूंगी कि ये जो आपने बात की कि आजकल ऐसा देखने में आ रहा है, तो बिल्कुल ऐसा देखने में आ रहा है, और उसके पीछे कुछ वजूहात हैं।
जिन वजूहात को हम चाहें भी तो इग्नोर नहीं कर सकते, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट वजह ये है कि हम आज से इससे पिछली जनरेशन को अगर देखें तो उसमें जो ह्यूमन कनेक्टेडनेस का एलिमेंट था कि बच्चों का घरों में दादियों नानियों दादा नाना इनके साथ उठना बैठना और जो फैमिली का आपस में टाइम होता था, और फिर जो जो उसमें हम उनको अपने रिलीजन की या जो वैल्यूज हैं वो हमें जिस तरह से ट्रांसफर करने का मौका मिलता था, तो एक तरह से आप वो जब ऐसी चीजें ट्रांसफर करते हैं ना तो आप उस बच्चे को एक ग्राउंड प्रोवाइड करते हैं जिस पर वो खड़ा होता है। जब भी वो स्ट्रेस में होता है तो वो कुछ मैकेनिज्म्स वो डेवलप कर लेता है कि मैं स्ट्रेस में हूँ तो मुझे इस तरह से इस तरफ रुजू करना है कि जिससे मेरा स्ट्रेस कम होगा। जैसे अक्सर हम बच्चे वो करते हैं कि जी एग्जाम्स होने वाले हैं तो आजकल नमाजें शुरू कर दी हैं। दुआएं और नमाजें शुरू हाँ, कर ये दी। चीजें जरूरी हैं, ये ठीक है, ये जरूरी है हमारे लिए कि हमें पता हो कि जब हम स्ट्रेस में जाते हैं तो हमने कैसे खुद को मैनेज करना है, हमने कैसे खुद को बचाना है, क्या चीजें हैं जिनसे मैं ग्राउंडेड फील करता हूँ, जिससे मैं बेहतर फील करता हूँ। तो अब ये होता जा रहा है कि ये जो अब जो नई जनरेशन आ रही है, अनफॉर्चुनेटली जहाँ इसके स्क्रीन के और ये जो आईटी ने हमारे जितनी तरक्की कर ली है, इसके जहाँ बहुत से फायदे हैं वहाँ कुछ नुकसानात भी हैं, जिसमें एक ये हो गया कि पेरेंटिंग इस लिहाज से इजी हो गई कि स्क्रीन जो है वो बच्चों के हाथ में है, ठीक है, और जो ह्यूमन कनेक्शन है वो कम हो गया, वो जो बॉन्डिंग है वो कम हो गई। तो जब ह्यूमन कनेक्शन कम हो जाता है तो उसके बाद जो लर्निंग होती है ना वो कम हो जाती है। आपके पास इंफॉर्मेशन तो आ रही होती है लेकिन जो आपका लर्निंग है, जो आपका नॉलेज है, जो आपका विजडम है या जो आपकी कोपिंग है, जो आप ओवरऑल जिंदगी से चीजें सीख रहे होते हैं वो उस लेवल पर नहीं रहती, क्योंकि वो आप इंसान से सीख सकते हैं, वो आप इवन किताब से भी नहीं सीख सकते, ट्रू वो आप ह्यूमन इंटरेक्शन से सीख। ट्रू ट्रू। तो वो चीज जो है ना वो लैक कर रही है। बच्चों के पास आजकल कोई ड्रग्स आ जाकर उनको एक ड्रग्स का सहारा मिलता है कि जब वो स्ट्रेस में होते हैं तो वो ड्रग्स की तरफ भागते हैं टू फील मेक देमसेल्व्स फील बेटर। ठीक है, उनको नहीं पता कि हमने और क्या ऐसा तरीका है कि जिसके थ्रू हम ग्राउंडेड फील कर सकते हैं या हम बेहतर फील कर सकते हैं। इंसान इंसान से इतना दूर है कि वो ऐसी कैफियत में अब इंसान इंसान के पास नहीं जाके बात करता, वो इसमें हेसिटेशन फील करता है कि मैं कैसे जाकर कहूँ कि मैं प्रॉब्लम में हूँ, या अगर मैं जाऊंगा भी तो दूसरे के पास टाइम नहीं होगा, या शायद वो मैं इसको बॉदर कर रहा हूँ। तो इस तरह से ये जो है ये डिस्टेंसेस ये वाली चीजें आ गई हैं काफी सारी इसके अंदर। अब इन चीजों को कैसे कोप किया जा सकता है उसमें देखिए, जो अब हम ईच एंड एवरी बच्चे के घर में जाकर उसको उसके माहौल में वो चेंजेस हम नहीं कर सकते हैं। हम जनरली गाइडलाइंस जो जनरल हम एक प्लेटफॉर्म के ऊपर पब्लिक को इस चीज के बारे में इन्फॉर्म कर सकते हैं कि आप अपने बच्चों के साथ कनेक्टेड रहें, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। बच्चों के लिए कनेक्शन जो है पेरेंट्स का वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उनको ये पता हो कि वी हैव समवन टू टॉक टू, कि हमें कोई भी प्रॉब्लम है तो हम वहां बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। इट शुड बी एन ओपन एंड नॉन जजमेंटल प्लेटफॉर्म, द डिस्कशन विद योर पेरेंट्स। और दूसरी ये चीज है कि स्कूल्स के लेवल पर या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लेवल पर अब इस चीज की जरूरत है कि हम स्ट्रेस कोपिंग या जो एजुकेशनल साइकोलॉजी, एक जो वेस्टर्न दुनिया में एक नया कॉन्सेप्ट आया साइकोलॉजिकल इम्यूनाइजेशन का। वो ये कहते हैं कि जिस तरह से फिजिकल डिजीजेस या फिजिकल प्रॉब्लम्स के लिए आप बॉडी को वैक्सीन देते हैं कि पहले से इम्यूनिटी पैदा हो जाए, जब वो बीमारी उस पर अटैक करे तो वो उसको डैमेज ना कर सके, तो इसी तरह से साइकोलॉजिकल इम्यूनाइजेशन का कॉन्सेप्ट है कि आप कोपिंग स्किल्स सिखाएं बच्चों को, या और उनको इन चीजों के लिए पहले से इतना प्रिपेयर्ड रखें कि जब उनकी जिंदगी में कोई ऐसा स्ट्रेस आए तो वो उसको कोप कर सके। तो ये चीजें कम से कम हम स्कूल्स के और अदारों के लेवल पर कर सकते हैं, क्योंकि माशाल्लाह हमारी एक बहुत अच्छी परसेंटेज है जो कि तालीमी इदारों में जाती है, और उनको हम वहां पर इन चीजों के साथ एक ऐसे प्रोग्राम्स हम स्टार्ट कर सकते हैं मेंटल हेल्थ के अवेयरनेस के हवाले से, कि वहां पर हम इनको इस किस्म की सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करें। आप समझती हैं कि मतलब यहाँ पे तो क्योंकि ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब मेरे हस्बैंड की यहाँ पे जब लंदन एम्बेसी से जॉब खत्म हुई तो वो चले गए, हम लोगों के पास अभी था, हम यहाँ पे रहते। मेरा बेटा छोटा था उस वक्त, वो जूनियर स्कूल में था, और वो उसका थोड़ा सा वो टीनेजर वाली स्टाइल आ रहे, आप यकीन करिए उसको एंजाइटी हुई है। फिर वहां पे यहाँ पे उन्होंने उसको यूथ काउंसलिंग में डाला, और वो हुआ ये कि मैं और बेटी थे, तो वो कहता था कि आपके पास तो दोनों हम लेडीज थी ना, वो मिस करता था फादर को। और then we decided that my husband will get early retirement and he will join us, क्योंकि वो बेटे को एंजाइटी थी कि मेरे मेरे पापा नहीं है, मामा तो है, बहन है, तो आई मिस माय फादर।
तो ये मैं आपको एक इसलिए मिसाल बता रही हूँ कि यहाँ तो सिस्टम है जी, यहाँ टीचर से मैंने बात की, उन्होंने कहा जी हाँ थोड़ा इसको काउंसलिंग की जरूरत है, फिर कुछ हमने मिलजुल के वो सारा ये किया, क्योंकि आई एम स्टिल वेरी विजिलेंट मदर, तो वो मुझे था कि बेटा थोड़ा सा क्वाइट क्यों हो गया है, क्या बात है बेटा, अंदर क्या चल रहा है। फिर वो उसने कोप अप भी कर लिया और माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से कोप अप किया। तो आप मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान में तो पेरेंट्स तो कहते हैं कि जब तक आप जो बच्चा खामोश है वो ज्यादा अच्छा है। फिर दूसरी चीज जजमेंटल बहुत हमारी वो सोसाइटी है, और उसके बाद थोड़ा सा अगर कोई बच्चा अपना कोई प्रॉब्लम भी बताएगा, हमारा थोड़ा ट्रेडिशनल सिस्टम भी है कि बच्चा अगर कोई ऐसी बात जो कि पेरेंट्स की चॉइस की नहीं है या उनके किसी भी चीज के साथ क्लैश करती है, तो वहां बच्चे क्या करें। बच्चे तो फिर, क्योंकि मेरे साथ ऐसा, मेरी बहुत सारे प्यारे फ्रेंड्स या कोई अपने कजिन्स वगैरह के बच्चे, दे आर मोर कंफर्टेबल विद मी टू शेयर सम फीलिंग रादर देन देयर ओन मदर्स। बल्कि वो जो मदर्स या फादर का जो वो बिहेवियर है वो भी बताते हैं, और वो जाहिर बात है कि कॉन्फिडेंशियलिटी तो मैं रखती हूँ, बट ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि इसमें वो बच्चे क्या करें। फिर उसके बाद हम कहते हैं नहीं जी बच्चों का कसूर है। ये आपने बहुत अच्छा जो है ना पॉइंट हाईलाइट किया है कि हमारे वहाँ पर अभी भी ये कल्चर चल रहा है कि बच्चों के और पेरेंट्स के दरमियान जो गैप है उसको प्रेफर किया जाता है, और पेरेंट्स इस चीज में फख्र महसूस करते हैं कि हमारा बच्चा हमारे सामने बात नहीं कर सकता, उसकी मजाल नहीं है कि मेरे सामने बात करे। जी, यही कहते हैं, बहुत कि इज्जत वालिद करता है साहब हमारा बच्चा, बहुत इज्जत। वो हाँ बच्चा बहुत कितना अंदर कूड़ा होता है, वो कहाँ ये बच्चे को ही कहाँ पता होता है कि वो बेचारा किसमें से गुजर रहा है, लेकिन ये पेरेंट्स के एंड पर ये बहुत इग्नोरेंस है कि वो समझते हैं कि हमने जितना डरा कर रखा है तो शायद ये बहुत अच्छी चीज है कि वो हमारे सामने बात नहीं करता है, हमारे सामने एक्सप्रेस नहीं कर सकता। मैं घर में आता हूँ तो वो खामोश हो जाता है, वो गायब बल्कि ऐसे भी पेरेंट्स होते हैं जिनका कहना गायब हो जाता है। है 2 आपने मिनट बड़ा रूम में अच्छा छुप कहा। जाते हैं, बच्चे सामने नहीं आते। तो ये जो गैप है बेसिकली ये बहुत से इश्यूज पैदा करता है, और जो इश्यूज पैदा हो रहे होते हैं उनको मजीद बिगाड़ भी रहा होता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि अभी फिलहाल जिस लेवल पर हम वहाँ हैं, हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि हम ईच एंड एवरी बच्चे के घर में जाके उसके घर के माहौल को चेंज करें, क्योंकि इट विल टेक टाइम। वो सोशल अवेयरनेस जो है वो बहुत टाइम लेगी, लेकिन ये चीज इनिशियली स्टार्ट की जा सकती है कि स्कूल लेवल पर काउंसलर की सहूलत जो है वो प्रोवाइड की जाए बच्चों को, ताकि स्कूल के माहौल के अंदर कम से कम वो एक सेफ एनवायरनमेंट होना चाहिए कि वहां पर अगर बच्चे कोई प्रॉब्लम फील करते हैं किसी भी किस्म का, या टीचर्स इस काबिल हों कि वो पिक कर सके उन प्रॉब्लम्स को कि ये बच्चा आजकल किसी प्रॉब्लम से गुजर रहा है, इसके बिहेवियर में हमें कोई चेंज फील हो रहा है, तो इसको हम काउंसलर की तरफ रेफर करें। वो स्कूल काउंसलर जो है वो स्कूल के अंदर ही अवेलेबल होने चाहिए, ताकि उसके लिए अलग से हमें उनकी फैमिली के साथ कोई बहुत लंबा चौड़ा वो ना करना पड़े कि जी आपके बच्चे को हम रेफर कर रहे हैं या फलां हॉस्पिटल में लेकर जाइए, क्योंकि वो पेरेंट्स के लिए एक स्टिग्मा भी होता है। और हमारे यहाँ क्योंकि ऐसे बहुत से अभी चीजें हैं जिनको लेकर टैबूज हैं बहुत से की जरूरत है। और इसी हवाले से यहाँ बात चली है तो मैं एक और चीज का जिक्र करना चाहूंगी कि बहुत पिछली कई दहाइयों से हम जब ये बात सुनते आए थे बच्चों की सेक्स एजुकेशन के हवाले से, तो इस चीज को बहुत किया जाता था कि मगरबी ममालिक में देखें जी स्कूल में बच्चों को सेक्स एजुकेशन दी जाती है और ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए या ये बहुत गलत चीज है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि वक्त के साथ साथ, क्योंकि हर वक्त का कुछ तकाजे होते हैं, ठीक है, अब जिस किस्म की एक्सेस है आपको हर चीज के साथ इस टेक्नोलॉजी के थ्रू या इस लाइफस्टाइल के थ्रू, तो उसमें बहुत जरूरी है कि आप बच्चों को बहुत इनिशियल लेवल पर राइट रॉन्ग नॉर्मल एबनॉर्मल हर चीज के बारे में गाइड करें। और ये गाइडेंस अगर हम उनको घरों पर प्रोवाइड नहीं करेंगे तो स्कूल्स को हम अलाउ नहीं करते कि वो प्रोवाइड करें, क्योंकि हम लोग सेक्स एजुकेशन के बहुत सख्त खिलाफ हैं। गाइडेंस बच्चों को कहाँ से मिलेगी? ये गाइडेंस बच्चे को मिलेगी इंटरनेट की किसी वेबसाइट से, ये गाइडेंस को मिलेगी क्लास के किसी ऐसे स्टूडेंट से जो कि पता नहीं किन एक्टिविटीज में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये बच्चों को जो इन्फॉर्मेशन है ये गलत एंड से आनी शुरू होती है और वो ज्यादा प्रोन होते हैं इस चीज के कि वो गलत साइड पर किसी भी ऐसी डायरेक्शन में चल पड़े, और उसकी वजह एट द एंड ऑफ द डे यही होती है कि हमने उनको वक्त पर गाइड नहीं किया, हमने उनको छोटे बच्चों को गुड टच बैड टच के बारे में नहीं बताया। अब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये चाइल्ड अब्यूज कितना कॉमन होता जा रहा है, बहुत कॉमन है। और उसके पीछे भी एक ये वजह है कि हमने अपने बच्चों को शुरू से गाइड ही नहीं किया, गाइड ही नहीं किया, कि बच्चों से इस बारे में बात ही नहीं की है। हम इस चीज को, इस सेक्स को एक ऐसी एंटिटी के तौर पर लेते हैं कि एज इफ इट डजंट एग्जिस्ट, यानी कि कमरे में एक एलिफेंट है और लेकिन हमें नजर नहीं आ रहा, यहाँ तो कुछ भी नहीं है।
डिनाइल है ना, हम किसी चीज को डिनाई करके उस मसले से भाग नहीं सकते, ये मसले का हल नहीं है, और उसकी जो नताइज हैं वो हमारे सामने रोज अखबारों में और रोज टीवी चैनल्स पर हमें देखने को मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी हम अपनी आंखें बंद किए हुए हैं कि नहीं। मुझे लगता है कि इसका एक हल ये होगा कि हमें बहुत जल्द अपने स्कूल्स के अंदर सेक्स एजुकेशन स्टार्ट करनी चाहिए। ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव होगा कि जहां पर ठीक है, हमारे जो कल्चरल नॉर्म्स हैं उनके अंदर रहते हुए एक हद तक बच्चों को उनके एज ग्रुप के हवाले से अगर एजुकेट किया जाए, लेकिन कम से कम उनको बेसिक गाइडलाइंस प्रोवाइड की जाए, बेसिक चीजों के बारे में बताया जाए। तो इससे भी हम बच्चों के बहुत से जो टेंशन्स हैं, स्पेशली जो टीनेजर्स होते हैं, तो उनके लेवल पर जो बहुत सी क्योंकि उनकी लाइफ के अंदर जो चेंजेस होती हैं वो सेक्स रिलेटेड होती हैं, हार्मोन रिलेटेड होती हैं, तो उनकी इमोशनल जो लेबिलिटी होती है और दूसरे तीसरे ऐसी चीजें होती हैं, तो इनके बारे में हम उनको बेहतर तौर पर गाइड कर सकते हैं कि अगर हम इस सेक्स एजुकेशन को काउंसलिंग के साथ साथ एज अ पार्ट ऑफ करिकुलम या एज अ पार्ट ऑफ एकेडमिक एक्टिविटीज लेकर चलें। आप देखें कि जिस तरह आपने बात की गुड टच और बैड टच, और यहाँ पे जैसे अब तो आप भी यहाँ हैं और आपको बहुत, मैं तो क्योंकि स्कूलों में और ये 6 क्लास से ये आपको देते हैं और उसके बाद वो फोर्स नहीं करते किसी भी चीज का, लेकिन वो फॉर्म भेजते हैं कि पेरेंट्स अगर इंटरेस्टेड हैं। तो हमारे जो पाकिस्तानी एशियन जो हैं उनमें से मेजॉरिटी, मेरी बकायदा दो इस तरह करके यहाँ पे, मतलब एक तरह से मैंने खुद से काउंसलिंग दूसरे अपने लोगों की है, देसी लोगों की, कि देयर इज नो हार्म इन इट। अब वो एक आपको बताती हैं, उसमें थोड़ा सा फर्ज फिर पेरेंट्स का भी बनता है कि आप घर में, जैसे मैंने किया अपने दोनों बच्चों के, उनकी यहीं से एजुकेशन हुई है, उनके ऊपर भी वो टाइम आया जब वो हमारे घर में भी फॉर्म आया, सब कुछ। फिर मैंने बच्चों को बेटी के टाइम पे भी बेटे के टाइम पे भी बिठाया, उनको बताया बेटा वो सब ठीक है, वो स्कूल में आपको सब बताएंगे, लेकिन इसके साथ साथ हमारा कल्चर ये है, हमें ये देखें हमें क्या चीज एक्सेप्टेबल है, क्या चीज एक्सेप्टेबल नहीं। उसका इतना फायदा हुआ है कि अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब कि जो गाइडलाइन होती है ये भी पेरेंट्स का भी फर्ज बनता है, ये भी है कि वो थोड़ा गाइड करें। फिर मेरा मतलब मैं इसलिए ये बात कर रही हूँ कि क्योंकि लकीली अब अनम भी उसी फील्ड से रिलेटेड, और मेरा मकसद थोड़ा ये होता है कि हम थोड़ी अवेयरनेस दे दें। हमारे बहुत सारे ऐसे लोग जो अभी भी इंग्लैंड में रहते हैं और वो कहते हैं, नो कर देते हैं फॉर्म में कि हमने सेक्स। और आपको मैं बताऊं, मेरे सामने की मिसाल है, मुझे 16 इयर्स जहाँ हो गया है, मैंने आंखों के साथ देखा है उन्हीं के वो बच्चे ज्यादा बुरी चीजों में इन्वॉल्व हुए हैं, ज्यादा चीजों में गए हैं, और वो पेरेंट जो थोड़ा सा उनको बता के, लेकिन अपने कल्चर अपनी वैल्यू सिस्टम का घरों में भी बताते हैं, तो उनके बच्चे ठीक रहे हैं। मतलब उनको अवेयरनेस थी ना, उनको पता था कि व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। बेसिक चीज अवेयरनेस है, चाहे अगर आप इस चीज में कंफर्टेबल नहीं है कि आपको लगता है कि स्कूल या जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ज्यादा ओपनली इस चीज को बताता है और आप नहीं उतना करना चाहते, अगर आप अपने एंड पर भी करते हैं तो कम से कम कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आप खुद बच्चे को प्रोवाइड करते हैं। और इवन अगर हम पाकिस्तान में कोई ऐसा शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो ऑब्वियसली वो हमारे कल्चर और वैल्यूज के साथ चलते होगा, उसके साथ इंटरवाइंड होगा। वो कोई ऐसा बहुत हम ये नहीं कहते कि बहुत कोई खुला डुला किस्म का जो हमारी कल्चर, ऐसा नहीं होगा, लेकिन कम से कम कुछ बेसिक चीजें जो है, राइट रॉन्ग, नॉर्मल एबनॉर्मल, कि क्या चीजें आप एक्सपेक्ट करते हैं अपनी लाइफ के अंदर, किस एज के अंदर क्या चेंजेस आएंगे, ये चीजें जो है थोड़ी बहुत ये जरूर होनी चाहिए। अच्छा जी, ये तो हो गई आपके फील्ड की बात। तो अब हम आए कि डॉक्टर अनम नजम, मेडिसन, साइकेट्री, मोटिवेशनल स्पीकर, और एक इतनी प्यारी शायरा, ये कैसे? शायरी का शौक मुझे सबसे पहले, इन सब चीजों में सबसे पहले शायरी आई। अच्छा। हाँ जी, वो मुझे स्कूल के जमाने से शौक था, और फिर बाकी चीजें उसके बाद साथ साथ आती गई। और जो मोटिवेशनल स्पीकिंग है वो तो बहुत एंड में आई। उसका भी इस तरह से हुआ कि जब मेरा ये वाकया मेरी जिंदगी में पेश आया, और उसके बाद मैंने वो जो सारा स्ट्रगल का टाइम था, अपनी एजुकेशन कंप्लीट की और वो सब, तो उस दौरान में तो इतनी मसरूफियत और इतनी सारी चीजें होती थी मैनेज करने के लिए ना, कि तब तो जिंदगी में किसी और तरफ ध्यान ही नहीं जाता था, कि सुबह से शाम तक एक यही टेंशन होती थी कि अब ये काम है, ये किस तरह से मैनेज होगा, सारे घर वाले मेरे साथ लगे हुए हैं, और वो एक मुसलसल एक वो चीज चल रही थी। लेकिन जब मैं उस चीज को एक अचीव कर लिया और मैं एक स्टेबल जगह पर पहुंची, उसके बाद मैंने जब लोगों के साथ थोड़ा ज्यादा कम्युनिकेट करना शुरू किया, तो फिर मुझे अंदाजा हुआ कि जब लोग मुझसे मिलते हैं तो मेरी ये जो स्टोरी है लाइफ की, ये कहीं ना कहीं मैंने देखा कि ये लोगों की जिंदगी पर बहुत पॉजिटिव असर ला रही है। उससे
पहले तक मुझे अंदाजा नहीं था। मैं अगर ये कर रही थी, मैं ये मेरी अपनी जंग थी, मैं अपनी सेल्फिश रीजंस के लिए कर रही थी, अपने गेन्स के लिए कर रही थी। उससे पहले मुझे इस तरह का कोई आइडिया नहीं था कि इससे किसी दूसरे को भी फायदा हो सकता है, कि हम्म, आज कर रही हूँ इससे किसी दूसरे की जिंदगी बदल सकती है। लेकिन उसके बाद जब मैंने देखा कि इससे वाकई कितने लोग मेरे पास आए और वो आकर बताते थे कि हमने सिर्फ आपकी स्टोरी सुनी है किसी से, या हमें सिर्फ पता चला है ये, और उससे मेरी जिंदगी में ये तब्दीली आ गई है, या मैं इन ऐसी सिचुएशन में था और मुझे आपका पता चला, तो मैंने अपनी सिचुएशन, मुझे लगा कि मेरी सिचुएशन तो कुछ भी नहीं है, और वाह, मैंने मोटिवेशन मिली और मैं इस तरह से मैंने अपनी लाइफ को ऐसे इम्प्रूव किया। तो जब ये वाकयात होना शुरू हुए तो फिर मुझे अंदाजा हुआ कि दिस इज समथिंग कि जिसमें मेरा तो कुछ भी नहीं लग रहा, जो मैंने किया वो अपने लिए किया, लेकिन अब अगर इसको मैं मजीद स्प्रेड करती हूँ या ये बात लोगों तक जाती है, तो इससे लोगों की जिंदगी में बहुत फायदा हो रहा है, जिसमें मेरा कोई भी नुकसान नहीं है और लोगों का फायदा है। तो तब मैंने फिर मोटिवेशनल स्पीकिंग जो है, ये अभी मुझे कुछ ही साल हुए हैं, ये मैंने स्टार्ट की, और अल्लाह बहुत का अच्छा, शुक्र बहुत अच्छा फीडबैक बहुत आ रहा अच्छा काम कर रही हैं। तो हम चाहेंगे कि हम डॉक्टर अनम की शायरी भी सुने, तो शायरी कुछ हो जाए। है। जी जी और प्लीज। क्योंकि जाहिर है जितनी अच्छी आप इंसान हैं तो फिर शायरी भी उतनी ही कमाल की होगी, तो प्लीज कुछ सुनाइए ना। थोड़ा बहुत मैं जो लिखती हूँ वो शौकिया, कोई प्रोफेशनल शायर तो मैं हूँ नहीं, अरे इसलिए कोई बात नहीं, ये तो फीलिंग्स का इजहार है टेक्निकलिटीज जो ना। है, हाँ हाँ जी, हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, हाँ वो मैं सुनाती हूँ आपको। जी। अम, ठीक है, और मुझे बीच में से भूल भी जाती होती है, अगर भूल कोई जाऊँ बात तो। नहीं, कोई बात नहीं, बोले तो खैर है, इसमें क्या बात है। अपने ही घर में बैठे हैं भाई, अपने ही आपस में ही गप लगा रहे हैं। जी। अम, मुझे याद करने दे कौन सी वाली कोई सुनाऊं। बात नहीं, कोई सी भी, कोई जो आपको अच्छी लगे, जो आपको याद हो। वो और गुल हैं, वो और गुल हैं जिन्हें बहारें खजां से लड़के लहू की बूंदों से सींचती हैं। यहाँ बहारों की आमदों पर खजां ने पहरे बिठा दिए। वाह, हाँ, बहारों की आमदों पर खजां ने पहरे बिठा दिए। बहुत सी कलियां, बहुत से गुंचे जो अध खिले थे, वो फूल बनने की आरजू में तड़प रहे हैं, सुलग रहे हैं, झुलस रहे। वाह, की ठहरी हुई रविश से सांस ये पूछती हैं, तुम्हारी रो क्या ठहर गई है? वो फड़फड़ाते उदास पंछी, परों पे हसरत की खाक लेकर, लहू में जुर्रत की आग लेकर, हवा में सदियों से मुंजमद है, मगर बजिद है। कहो क्या चुपचाप मार डालूं वो नीम बिस्मिल से ख्वाब इनके? कहो अगर तुम तो नोच डालूं वो अधखिले से गुलाब इनके? कहो, कहो ना, तमाम लाशें तुम्हारे कहने के मुंतजिर हैं। वाह, वाह। थैंक यू। अनम, आप बहुत अच्छी शायरा हैं। आप कहीं प्रिंट वगैरह करवाई है आपने ये अपनी नहीं, शायरी? अभी तक प्रिंट कुछ नहीं करवाया। आप ना ये पहले सबसे तो मुझे भेजे ना व्हाट्सएप पे, पहले तो मैं इसको 4-5 दफा बाद में खुद से पढ़ूंगी और फिर जानी जरूर प्रिंट करवाओ। जी आप तो इंशाल्लाह। इतने अच्छे रदीफ काफिये में हो और इतना अच्छा, कितनी प्यारी वर्डिंग और उसमें इमोशंस फील और उसमें डेप्थ है। हाँ, थैंक यू सो मच, सो हाँ, काइंड। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। और यू आर क्या कहूँ, अमेजिंग पर्सनालिटी। जाते जाते, अब क्योंकि हमारा टाइम खत्म होने वाला है, तो कौन क्या मैसेज देना चाहेंगी आप एक नौजवान नस्ल को रिप्रेजेंट करने वाली डॉक्टर अनम नजम, पूरी दुनिया में यूथ को क्या पैगाम देना चाहेंगी? अगर मैं कहूँ कि कोई एक पैगाम जो मैं देना चाहूंगी वो ये होगा कि अपने राइट्स का दावा करने से पहले अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर एक नज़र लगाएं, एक नज़र दौड़ाएं, और सबसे पहले अपना हम दूसरों को चेंज करने की बहुत कोशिश कर रहे होते हैं और हम खुद को चेंज नहीं करना चाह रहे होते। पहले अपने हिस्से की एफर्ट डालें, अपने हिस्से का शुक्र अदा करें, जो चीज़ें आपके पास हैं उनके लिए शुक्र अदा करें, अपने हिस्से की एफर्ट डालें, उसके बाद ज़िंदगी से कोई शिकवा करें। हम शिकवा पहले करते हैं और उसके बाद हम अपने जो कदम है वो रोक देते हैं। तो पहले अपने हिस्से का 100% डालें। और वो एक जो है मैं इसमें वो शामिल करना चाहूंगी, वो एक पंजाबी शायरी का है कि माली दा कम माली दा कम पानी पाना, भर भर मशकां पावे, मालिक दा कम फल फुल लाना, लावे या ना वाह, लावे। की मशकें डालते रहें भर भर, और यही हमारा मकसद है, और यही वो काम है, यही वो जिम्मेदारी है जो हमें सौंपी गई।
बहुत अच्छे। ये कभी हो नहीं सकता कि हाँ जो हम अपना काम करें तो रब ताला हमें उसका रिवॉर्ड ना दे, जरूर देता है रिवॉर्ड, आप बिल्कुल यकीन ऐसा ही है। करें। बहुत अच्छा लगा। क्या करूं जब भी ठीक है। अभी आपने आगे मैनचेस्टर जाना है तो इंशाल्लाह और मुलाकात होगी। अब आप वो जाहिर इंशाल्लाह। हो रही हैं लंदन में ही, तो इसके साथ साथ आपका थैंक यू कहने के अलावा मैं डॉक्टर फरूक हुसैन का भी बहुत ज्यादा थैंक यू कहूंगी। हाँ। डॉक्टर साहब आपने तो मेरा शो किए बगैर ही मेरा दिल जीत लिया पहले ही। नहीं वाकई उनके एंड पर ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने खुद से जो है ना वो। नहीं वो तो माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें हमारे पास अगर ऐसे हमारे सीनियर्स हों तो किस बात की ना शुक्री करनी, सही देखें, बात है। है ना। बिल्कुल। थैंक यू बिल्कुल। सो मच। थैंक थैंक यू यू। सो मच डवली। और ऐसे ही आप काम करते रहें और हम ऐसे ही आप पर प्राउड फील करते रहे। गिव मी टीवी इज रियली रियली ग्रेटफुल। सो काइंड। सो काइंड। थैंक यू।